नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका अपने चैनल संकल्प से सफलता में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए जो लास्ट 40 डेज बचे हैं यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए, उसके बीच में ये जो 40 डेज हैं, इनमें हम कुछ शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपने जीएस पेपर को रेडी करेंगे, जिसमें हम चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इत्यादि सारे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिन्होंने जो चीज़ें छूट गई है जिनसे पढ़ने में, जिन स्टूडेंट्स से, वो यहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ निरंतर बने रहें मेरे चैनल पर, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बात करते हैं आज हम यहाँ पर जो शुरू करने वाले हैं सीरीज़ को, उसका नाम है छोटे नोट्स बड़ी तैयारी। क्या नाम है उसका? छोटे नोट्स बड़ी तैयारी। शॉर्ट नोट्स में, वन लाइनर फैक्ट्स में आपको दिए जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं आज के इस एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी अपने आप में एक नोट्स बने हुए हैं जो आपके प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए गए हैं, ताकि आपके मैक्स टू मैक्स चीज़ें कवर हो सके, ताकि जो एंशिएंट हिस्ट्री से अगर कोई प्रश्न आता है आज की इस वीडियो या कल एक और पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का आएगा, तो इन दो पार्ट से आप जो भी प्रश्न करेंगे वो आप इससे टैकल कर सकेंगे। तो ये 40 डेज की जो रिवीजन की सीरीज़ है, यहाँ पर इसको नए तरीके से शुरू किया जा रहा है। जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो देना चाह रहे हैं, वो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो मेरा चैनल मैंने बताया संकल्प से सफलता, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है शिल्पी वर्मा 22। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ, ठीक है, जो भी पढ़ाया गया है उसके पीडीएफ या मेंस आंसर राइटिंग इत्यादि आपको देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अंतर्गत एक ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप भी है यहाँ पर, उसको ज्वाइन करके आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। और कोई चीज़ प्रश्न समझ नहीं आता है, कोई चीज़ दुविधा है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और सारे नोटिफिकेशन इन दोनों जगह पे आपको डे टू डे अपडेट्स मिल जाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार के भी हों। चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर हम जंप करते हैं यहाँ पर, ताकि समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें समझना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने बताया था कि आप घटना चक्र इत्यादि से, उसके PYQ से कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से फैक्ट्स पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था आप घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं, साथ में साथ जो मैं वीडियोज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उससे भी आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए ये मैं बता देती हूँ, ये जो सीरीज़ शुरू की जा रही है वो यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए है। किसके लिए? यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए है। लास्ट 40 डेज़ में ये सब चीज़ें आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट 40 डेज़ जो बचे हैं उसमें इन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन इस सब से कर सकते हैं। तो आज जो पहला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे काफ़ी प्रश्न आपके आते हैं। चलिए, इतिहास का मतलब क्या होता है कि इतिहास क्या है? प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना। इतिहास क्या है? प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना। ये कहता है कि इतिहास जो शब्द है वो एक निश्चित शब्द है, यानी कि वो घटित हुआ ही हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले आप देखिए, इसमें देखिए सारे फैक्ट्स हैं। मैं यहाँ पर आपको सारे फैक्ट्स को हाईलाइट करूंगी, ताकि आपको ध्यान रखना है कि ध्यान किस पे देना है, ठीक है। हिस्ट्री का प्रयोग जो है पहले हेरोडोटस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो याद रहेगा कि आखिरकार इसमें याद करने जैसा क्या है, इसमें क्या याद रखना है जो पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि जो आपका घटना चक्र है ना, इससे कितने प्रश्न इसमें आए हैं, आपके सामने इस चीज़ का प्रूफ दूंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल की जो बात कर रहे हैं, किसकी? प्रागैतिहासिक काल की जो यहाँ पर बात की जा रही है उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रागैतिहासिक काल की जो यहाँ पर बात की जा रही, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लिखे हुए कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में अगर जाएंगे तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिले, यानी कि वहाँ पर खुदाई, वहाँ के अभिलेख, और या फिर जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, या वहाँ के मूर्ति कला इत्यादि के थ्रू वहाँ पर चीज़ें पता चली है उस काल के बारे में। तो पुरातात्विक खोजों और साहित्यिक दोनों साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंस आपको यहाँ पर इसको याद रखना होगा।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको अब देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या-क्या है। जैसे मैंने बताया पुरातात्विक स्रोत है, खुदाई के द्वारा हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, या फिर वहाँ पर जो लिपि मिली है उसके द्वारा पता चलता है। तो वैसे ही कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें प्राचीन भारत के बहुत सारे अभिलेख पाषाण शिलाओं, पत्थरों की शिलाओं पर अब लिखे गए, स्तंभों पर लिखे गए, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, प्रतिमाओं पर उकारे गए। अगर सबसे प्राचीन अभिलेख की बात की जाए, पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख की बात की जाए तो मध्य एशिया के बोग जकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम यहाँ पर मिलते हैं। किसमें? ये जो मध्य एशिया से बोग जकोई से जो प्राप्त अभिलेख मिले उसके बारे में बात करता है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। अशोक के अभिलेख लगभग 300 ईसा पूर्व पुराने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी अशोक के काफ़ी अभिलेख मिले जिनके बारे में भी हम धीरे धीरे नीचे पढ़ेंगे। डॉक्टर आर भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक के इतिहास के बारे में बताया कि उनके दौरान का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में डिटेल में बताया। और अशोक के बाद भी कई सारे जो है अभिलेख देखने को मिले, क्योंकि अभिलेखों की परंपरा सबसे पहले अब अशोक के समय पर मिलते हैं और कई सारे अभिलेख पढ़ाए गए हैं, मिले हैं, माफ़ी चाहती हूँ, उनके समय के। और इसको मैंने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में भी कवर किया है। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है वो समझ गए होंगे मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अभिलेख और उनसे संबंधित शासक यहाँ पर दिए गए हैं और उनके विषय भी दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं, क्योंकि पीटी में आपसे डायरेक्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा पूछेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ अभिलेख हैं, उनके शासक है और उनके कुछ विषय दिए गए। आइए फटाफट से देखते हैं। जैसे हाथी गुफा अभिलेख का के शासक कौन है, किन के थ्रू उस अभिलेख को लिखवाया गया था? खारवेल के द्वारा। लेकिन इस हाथी गुफा अभिलेख के अंतर्गत उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या मिला है उसके अंतर्गत, क्या लिखा गया है? खारवेल के शासन का वर्णन किया गया। किसमें? हाथी गुफा में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, शासक के द्वारा लिखवाया गया। रुद्रदामन की विजय, कृतित्व और विवरण का उनके बारे में पता चला है। नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी वल्लश्री ने लिखवाया। सातवाहन काल का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त के द्वारा लिखाया गया। समुद्रगुप्त का स्वयं का वर्णन इसमें किया गया है। एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण इस अभिलेख के अंतर्गत मिलता है। और ये पीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। गुप्त काल और स्कंदगुप्त का इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये अभिलेख कभी कभी शासक के साथ, कभी कभी विषयों के साथ मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर हो गया है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद क्या है, स्मारक और भवन। अब यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों से देखिए अभिलेख भी मिले, लेकिन कुछ स्मारक और भवन भी उनके थ्रू भी पता चला है। खुदाई में जो मिले हैं उनसे पता चला है कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई से प्राप्त भवन मिले हैं, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से इनके द्वारा भवनों का और स्मारक का या फिर उस सभ्यता का पता चलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अजंता की गुफा, प्रमुख बौद्ध स्तूप इत्यादि मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में कराया है। जैसे ही आपका पीटी समाप्त हो जाएगा, आपको आर्ट एंड कल्चर की सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी मेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद वहां से सिक्के। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख है, स्मारक है, भवन है, सिक्के हैं। अब सिक्कों में भी क्या, आहत सिक्के, तांबा सिक्के, चांदी सिक्के, सोना के और शीशे के सिक्के मिले हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये वन लाइनर फैक्ट्स में याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, पीसीएस एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। मूर्तियां मिली हुई हैं, जैसे नीचे लिखा गया, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, मूर्तियां मिली है, मैंने कहा था ना कि मूर्तियां भी इसके अंतर्गत मिली हैं। जैसे मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। ठीक है, मूर्तियों का जो निर्माण है, यहाँ पर देखिए मूर्तियों का जो निर्माण है वो कुषाण काल से आपको दिखाई देने लगता है, यानी कि मूर्ति कला का जो आरंभ है वो उस काल से दिखाई देते हैं। उसके साक्ष्य वहां से मिले हैं। भरूच मूर्तियां, बोध गया में मूर्तियां, सांची, अमरावती की मूर्ति कला इसके प्रमुख उदाहरण है। विदेशी यात्रियों का विवरण भी मिला है, जैसे मेगसनीज की इंडिका मिली है। फाहियान और वेनसांग ने इत्सिंग लिखी हुई है। इब्न बतूता की अल मसूदी है। तो विदेशी यात्रियों के द्वारा भी इस जो ये सभ्यता के बारे में पता चलता है, उनकी किताबों के द्वारा इसका विवरण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद ऊपर हम चलते। भारतीय साहित्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साहित्य के बारे में क्या कहते हैं? साहित्य क्या हमारे समाज का दर्पण है।
ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, संगम साहित्य हो गया, स्मृति हो गया, ये सब क्या भारतीय साहित्य है ना। तो साहित्य स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियां और अभिलेख मिले हैं। वहीं साहित्यिक स्रोतों में भारतीय साहित्य के अंतर्गत ये मिला है, विदेशी यात्री जो भारत भ्रमण करने आए उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वर्णन लिखित के द्वारा मिला है, उनकी किताबों के द्वारा, उनकी जो पत्रिका है उनके द्वारा पता चलता है। वो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। फाहियान वेनसांग के द्वारा सिंह लिखा गया, इब्न बतूता अल मसूदी लिखा गया है, मेगस्तीस का इंडिका लिखा गया है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पाषाण काल, पत्थर के काल में हम आते हैं। इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शॉर्ट नोट है तो बहुत डेप्थ में अभी नहीं जाना है, इसको वन लाइनर फैक्ट के रूप में ही रखना है यहाँ पर। देखिए इसको इस संस्कृति को तीन कालों में, तीन समयों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजार के स्वरूप में, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन के आधार पर तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। अब तीन अवस्था कौन कौन सी है इसको यहाँ पर हम देखते हैं। तीन अवस्था है आपकी, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। कौन कौन सी, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आगे आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसी के अंतर्गत जो पाषाण काल है इसमें एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक है, उन्होंने, वो पुरातत्वविद भी थे, उन्होंने 1863 में, कब, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन वस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, उसकी खुदाई के बारे में वहां पर बताया, उनके बारे में जाना। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये बहुत नाम फेमस है और पूछा गया प्रश्न है इसमें। इवन मैं आपको अंत में कोशिश करूंगी कि पाषाण काल इत्यादि से, देखिए मैं एक दो प्रश्न देख लेती हूँ, आपको बता भी देती हूँ कि बीच बीच में जो है यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों में से ही, जैसे देखिए पहला घटना चक्र का पहला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे क्या, एक भूगर्भ वैज्ञानिक, यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पुरातत्वविद, पुरावन वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार, तो इसमें क्या है, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये एंशिएंट हिस्ट्री की घटना चक्र का पहला प्रश्न है, तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में ना लें। पशुपालन का प्रारंभ भी आपको यहाँ से मध्य पाषाण काल से देखने के अंतिम चरण से देखने को मिलता है। उस कैसे पता चलता है कि वहां पर मिलता था, क्योंकि उसके साक्ष्य मिले हैं, वहाँ के रथ के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ के जानवरों के साक्ष्य मिले, उनकी हड्डियों से पता चलता है कि वहीं यहाँ खेती होती थी, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस पशुपालन इत्यादि यहाँ पर देखने को मिला। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ यानी कि जो कि मध्य प्रदेश में, बागौर यानी कि राजस्थान से, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, इसके बाद महदहा, दमदमा और क्या उत्खनन हुआ है, और यहाँ पर उत्खनन के बाद 5 युग्म शवाधान, 3 मानव कंकाल इत्यादि मिले हैं। तो ये पूछे गए प्रश्न है कि कहाँ से कौन से जो है शवाधान और यहाँ पर जो चीज़ें हैं मिली हुई हैं। अब जैसे एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की बात कर रहा है, यूपीपीएससी प्री का प्रश्न है, सरायनाहर से, दमदमा से, मददहा से, लंगनाथ से, तो ये आपके दमदमा से मिले। इसी प्रकार का प्रश्न लेके यहाँ से आया है, तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो घटना चक्र को साथ में, इसके साथ मिला के करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मदहा में बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं, यानी कि अब देखिए अब तो इलीगल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग करते ही हैं। तो हड्डी वगैरह से, हाथी दांत और इन सब से, और सींग से, बारहसिंगा के सींग से, इन सब से चीज़ों का उपकरण जो है, उपकरण क्या बोल सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी इत्यादि का निर्माण करते हैं, और कई कई लोग इसको दवाइयों में भी मिक्स करते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदहा तथा सराय नहर राय से हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी के उपकरण इत्यादि प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्न कृषि का प्रारंभ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझना है, खाद्यान्न और कृषि का प्रारंभ हमें सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलता है, इसको यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इस खाद्यान्नों का सबसे पहले उत्पादन जो है वो आपके नव पाषाण काल में माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। जिले में स्थित लोहरा देव है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि अब ये पाकिस्तान में, अगर इकलौता यूपी में बोला जाए तो कृषि के पहले साक्ष्य आपको उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव से मिले हैं। और हो सकता है इससे भी प्रश्न पूछा गया होगा, 100% आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है,
अब जैसे हड्डी के आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। सरायनाहर राय से, महदह से, लेखिया से, चोपना मांडो से। यूपीपीएससी एआरओ में भी पूछा गया प्रश्न है, और ये सरायनाहर मदहा से भी पूछे गए हैं, ठीक है, लिए गए हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए ये क्यों कह रही हूँ मैं, इस टॉपिक के साथ साथ आपको पीटी के प्रश्नों को बताने का इसलिए प्रयास कर रही हूँ बच्चों, ताकि आपको साक्ष्य, क्योंकि आप लोगों को साक्ष्य की आदत है ना, साक्ष्य की आदत होना भी चाहिए। सत्य को प्रमाण की जरूरत वैसे नहीं होती है, लेकिन ये प्रश्न जो हैं प्रूफ करते हैं जो कंटेंट दिया जा रहा है, उससे आपके पीटी में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर अब क्या है, भीमबेटका की गुफाएं के बारे में बात कर। खाद्यान्न कृषि का प्रारंभ हमने देखा, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें हम देख लेते हैं। प्राचीन चावल के साक्ष्य वाला कोल्डी हवा जो है माना जाता है, कोल्डी हवा जो स्थल है वो माना जाता है प्राचीन, अगर चावलों की बात करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, पाषाण कालीन ये स्थल है। इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया है। मेन ये याद रखना है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया। किसका उत्खनन कराया है, यहाँ पर आप देखेंगे पाषाण काल स्थल है जो नवदा टोली मध्य प्रदेश में, उसका उत्खनन कराया गया। किसके, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन कराया है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, देखिए कृषि वाला हमने पूरा किया। अब इसके बाद हम यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कह रही हूँ ये बात। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ध्यान रखना है ये डायरेक्ट पूछा गया प्रश्नों में से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक एक पत्थर पर बनाई गई चित्रकला है, जिसमें 30-35 हजार साल पुरानी चित्रकला आज भी आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, जिसमें उस समय की युद्ध की परिस्थितियों को भी वहां पर भाले के द्वारा से तीर मारते हुए दिखाया गया है। वहां की जीवन शैली, वहां की आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को, जिस प्रकार से जीवन काल उनका पूरा रहा है जब तक वो जीवित रहे, उसको वहां पर उकेरने का प्रयास किया गया है। और बड़ी बात नहीं, इससे प्रश्न पूछा गया है, अभी मैंने इसको देखा है भीमबेटका गुफा से रिलेटेड, ठीक है। भीमबेटका को किसने खोजा था, आपका इसे यूपीपीएससी से पूछा गया प्रश्न है, तो आपका यहाँ पर इसका उत्तर जो है दिया गया है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, ठीक है। लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी, और ये आपका पीटी का ऑलरेडी पूछा हुआ PYQ के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि जो पूछा गया बस वही इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें भी हैं। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित एक है वुर्ज होम से नव पाषाणिक अवस्था के मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी शवादान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है मानव शवादान के साथ साथ जानवर यानी कि कुत्ते के शवादान के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित है वुर्ज होम में नव पाषाणिक अवस्था में इसके शवादान मानव शवादान के साथ ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते, भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किनको माना जाता है, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। कहां पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में। क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं ताकि चीज़ें आपकी फटाफट कवर हो सके। यहाँ पर देखिए तथ्यों को हमें याद करना है, और ऑलरेडी आपने आई होप पढ़ा होगा, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य और उनके वर्तमान स्थान। अब देखिए जो पुरातात्विक साक्ष्य पहले मिले, अब कई सारे साक्ष्य जो मिले थे वो पहले भारत में थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अब चीज़ों को यहाँ पर हमें समझना है कि अब उनका प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, प्लेस का नाम क्या है। जैसे नेवासा ये महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में, डीडवाना आपका राजस्थान में है, ठीक है। वुर्ज होम अभी पूछा कश्मीर श्रीनगर, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, नवदा टोली मध्य प्रदेश में पूछे गए प्रश्नों में से बता रही हूँ, दमदमा उत्तर प्रदेश में, सराय नहर राय इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, वेलन घाटी आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या है ये, एक सेकेंड, कुछ चीज़ों का ज्ञान मुझे भी नहीं है वैसे, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, सूंग घाटी मध्य प्रदेश में, चिरांद बिहार में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति,
इस काल में मनुष्य तांबे के उपकरण यूज करता था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, इस काल में मनुष्य तांबे के उपकरण और पत्थरों के औजार का प्रयोग करने लगा था। आते आते यहाँ पर पहले उसने पत्थरों का प्रयोग करके औजार बनाना शुरू किया, फिर तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बताया गया है लगभग 5000 ईसा पूर्व ताम्र प्रस्तरकालीन संस्कृति मिलती है। सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था, मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो क्या थी? तांबा थी। याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछे गए प्रश्नों में से ये एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं एकदम से आपको देख के बता सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते रहेंगे, अभी हम आगे प्रश्न इस प्रकार से आते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, इस काल की प्रमुख संस्कृतियां क्या है? इस काल की जो प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में जो संस्कृति कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखने को मिलती है, इनको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि वनास आहार संस्कृति राजस्थान में प्रमुख स्थल आहार वालाथल तथा गिलुंद है। कायथा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, इसका प्रमुख स्थल कायथा और एरण है। मालवा संस्कृति आपका कायथा, एरण और नवदा टोली में मिलती है। जोरवे संस्कृति आपके महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव इसके प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मेन सिंधु घाटी सभ्यता पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी साथ साथ में देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन है अंजिरा से, दम सदात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, और ये सब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो सभी से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत सारी हैं, इसमें चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, जैसे भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। किसने खोजा? बीएस वाकड़कर ने, अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, अब सैंधव सभ्यता से यहाँ पर आ जाते हैं। सैंधव सभ्यता से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको साथ साथ में यहाँ पर हम देखते चलेंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र सबसे ज्यादा व्यापक था, क्योंकि स्टार्टिंग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल के क्षेत्र को सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आते थे ये क्षेत्र, जिससे उनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। जिस जिस क्षेत्र में वो आते गए उनका नाम उसी घाटी या उसी सभ्यता या उसी नदी के आधार पर पड़ता चला, उस सभ्यता का नाम उसी क्षेत्र के आधार पर, माफी चाहती हूँ, पड़ता चला गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम और देखते हैं क्या कह रहे हैं। बाद में इस क्षेत्र में भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। जैसे इतिहासकार इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यही मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लिपि का प्रमाण मिला तो जरूर है पर पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि अभी हमने देखा था ना प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक में जहां पर आप देखेंगे औजारों पुरातात्विक साक्ष्यों के थ्रू पता चला कोई लिपि नहीं मिली, इसमें थोड़ी लिपि मिली पर पढ़ी नहीं जा सकी। फिर उसमें हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत और जो अभिलेख है उनको पढ़ा जा सका, उनके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर वो साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें पुरा स्थलों से प्राप्त हुए, पुरावशेषों से, जहाँ पर पुरा खुदाई हुई है उनके अवशेष मिले हैं, वहां से हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है कि अच्छा ऐसी सभ्यता का भी एग्जिस्टेंस कभी रहा है। ठीक है, खुदाई और अभिलेखों और चित्रों से ही तो पता चलता है वहाँ की सभ्यता के बारे में कि कोई सभ्यता वहां पर रहा करती थी। भाई देखिए, कभी कोई आपत्ति या फिर ऐसी आपात स्थिति आई होगी जिसकी वजह से अचानक से सब कुछ ध्वस्त हो गया, इसकी सही कई सारी किंवदंतियां हैं जिसको हम आर्ट एंड कल्चर के दौरान और एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा, हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता को डायरेक्ट ना पूछ के बोल दे, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते सकते हैं। ठीक है, जैसे हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पूछे गए प्रश्नों में से। सिंधु सभ्यता से संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। ये प्रश्न आपके यूपीपीएससी प्री में पूछे गए। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी, क्यों थी वो गैर आर्य? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड इत्यादि। मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब भौगोलिक स्थिति यहाँ पर देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी पूछा जाए तो भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये इसका जो आकार है अब सिंधु घाटी सभ्यता का ट्राइंगल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, ट्राइंगल में देखने को मिलता है, कहने का मतलब ये है, माफी चाहते हैं, ये ट्राइंगल में जो कह रहे हैं उसका मतलब है, यहाँ देखिए आप इस प्रकार से देखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उत्तर में दिखाई दे रहा है आपको, उत्तर में मांडा, जम्मू,
ठीक है। पश्चिम में कांगेडोर बलूचिस्तान में, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसका भौगोलिक विस्तार किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में आप यहाँ पर देखते हैं मांडा जम्मू में, पश्चिम में कांगेडोर बलूचिस्तान में है, पूर्व में आलमगीरपुर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में इसके साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। इस पूरी संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, सभ्यता का भौगोलिक विस्तार ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछे गए प्रश्नों में से ही मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण में इतने इतने किलोमीटर है, ये त्रिभुजाकार रूप में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या है। हड़प्पा, जैसे हड़प्पा को हम देखेंगे यहाँ पर, ये स्थल जो है वर्तमान में रावी नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा था। पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट के दौर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग का निर्माण किया गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। आप देखेंगे सबसे पहले जो डेड बॉडीज वगैरह के जो गुच्छे या गट्ठे कहते हैं कि एक साथ इकट्ठे जो मिले हैं ना, ज्यादातर आपको सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये जो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर इसे इसकी खोज, किसकी खोज, मोहनजोदड़ो के में जो इसकी खोज है वो राखालाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी और इससे भी प्रश्न मेरी नज़र में आए हुए हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए हैं, तो आपको देख लेना होगा। आप देखिए, इसके साथ साथ मैंने कहा ना, वो देखिए जैसे वो देखते रहिए, ये जो मैंने बोला है घटना चक्र, तो उससे क्लियर हो जाएगा। बड़े बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो है सार्वजनिक स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये मैंने आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल को सामाजिक, देखिए अब कहीं से क्या है, जिस सभ्यता के बारे में कैसे पता चलेगा, वहां पर क्या चीजें होती थी, वहां के अवशेषों से पता चलेगा। तो वहां के जो अवशेष मिले हैं, जो पुरातात्विक खोज हुई है या फिर जो लिपि मिली, हालांकि वो पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन फिर भी वहां की सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए किसी कमरे में, खाली कमरा, लेकिन वहां पर कभी किसी रथ के पहिए मिल जाए किसी प्लेस पर, ठीक है, पेन मिल जाए, टैब मिल जाए, जैसे ये जब एक दुनिया समाप्त होगी, जब कोई एक नया वर्जन आएगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन लोग रहते थे। तो उनके उपभोग करने वाली चीज़ों से पता चलेगा ये किन किन चीज़ों से अवगत थे, किन किन चीज़ों के बारे में जानते थे, इनका लाइफस्टाइल कैसा था, उसके विषय पे पता चलता है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति से पता चलता है कि हड़प्पा समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि पितृ सत्तात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता या मातृ सत्तात्मक, तो मातृ सत्तात्मक थे। क्यों? क्योंकि वहां पर मातृ देवी की मूर्ति का पता चलता है। मनोरंजन के लिए ये चौपड़ और पासा जो होता है उनका खेलते थे। अंत्येष्टि में जब मृत्यु के समय पे पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक यहाँ पर प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ की हड्डियों का निरीक्षण करने के बाद ये पता चलता है। ठीक है, इसके बाद सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उसकी कृषि और व्यापार था, जो कि हमने समझा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से, तो वो आपके प्रमुख बंदरगाह में हम देखेंगे लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा आदि यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह इत्यादि देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मापने के लिए देखिए, अब वहां पर वो गणित का भी ज्ञान था। ये कैसे पता चला? वहां के साक्ष्यों से पता चला। ठीक है, नाप तोल के ऐसे जो है उपकरण मिले हैं, जैसे मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए वो क्या करते थे, दशमलव प्रणाली और माप तोल की इकाई 16 के गुणक में होती थी हड़प्पा सभ्यता में। ये वहां के साक्ष्यों से हमें पता चलता है। इस सभ्यता के लोग किस किस से वाकिफ थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है कि सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों और कपास आदि की खेती करते थे। तो ये पूछ लेते हैं और इसमें कोई एक चावल जैसा शब्द डाल देंगे या फिर इस प्रकार का कोई भी, मतलब कहने का मतलब किसी प्रकार का ऐसा कोई नया बीज डाल देंगे और आपको पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, पूछते हैं इस प्रकार की चीजें कि एक जुते हुए खोद की जो है खोज की गई थी कहाँ पर, कालीबंगा में की गई थी। इस प्रकार से प्रश्न मैं एक ही दो पढ़ के बता रही हूँ, पूरा बता भी नहीं रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सारे प्रश्न है, मैं अभी सारे प्रश्नों को तो नहीं ला सकती, एक आइडिया दे रही हूँ। कृषि के साथ पशुपालन का विकास था। भाई जहाँ पर खेती हो रही है वहाँ पर पशुपालन का अपना एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे पशुओं में कुबड़ वाले बैल,
कोबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधा, कुत्ता आदि होने का अनुमान मिलता है। सिंधु निवासी मातृ देवी, पशुपति, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष, पशु, सांप इत्यादि की पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति को देवी के रूप में, ईश्वर के रूप में वहां पर जो है उन्हें पूजन होता था। उसकी जो है वो उसके इम्पोर्टेंस को समझते थे। ठीक है। विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों जैसे सूर्य पूजा इत्यादि में होता था, या फिर कहते हैं ना कि एक साथ स्नानागार बनाए जाते थे ताकि वहाँ कुंड बना के उनको जल अर्पित करने के लिए सूरज को, इस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता था। ऐसे साक्ष्यों से पता चलता है हमें। ठीक है। कहीं लिखित नहीं है, क्योंकि लिखित में पढ़ा नहीं जा चुका है। अब सैंधव स्थल से कहाँ से क्या क्या चीजें अवशेष मिले, वस्तुएं मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हड़प्पा से, ये प्रश्न मैं अभी बता ही देती हूँ, अभी देखिए मैंने देखा है इसको। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सूची 1 को, ध्यान से सुनिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सूची 1 और सूची 2 में दिया गया, सूची ए में दिया गया है 1 में हड़प्पा, उसके सामने शवादान बी, R37, लोथल से गोदी, कालीबंगा से नर्तक की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अब देखिए हड़प्पा से शवादान R37 यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या है, सही R37 यहाँ से मिला है, क्यों, कब्रिस्तान है जिसका नाम है हड़प्पा से जो मिला है कब्रिस्तान R37। देखिए एक लाइन से पूरे स्टेटमेंट की जो है प्रक्रिया चेंज कर दी गई। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, यानी कि उर्वरता की देवी, क्योंकि प्रकृति को इन्होंने पूजन किया है, देखा है, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य चक्र के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्तियां, कांसे की नर्तक की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति के मूर्ति, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है, इसके बाद पहले हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सबसे बड़े ईंट के साक्ष्य। चनुदड़ो से क्या मिला हुआ है, यहाँ पर वक्राकार ईंटें, मन के लिपस्टिक, बताइए लिपस्टिक भी चनुदड़ो से मिली गई है। ठीक है। कंगा, अलंकृत हाथी, यहाँ पर देखेंगे वो नहीं, जो आभूषण जो बनाए गए हैं मनकों से, वो यहाँ पर सब मिले। सो कोटदा से आपके घोड़े की अस्थियां का ग्रह मिला हुआ है। इसके साथ यहाँ पर कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांच की चूड़ियां मिली हैं। ठीक है। माणिक और मिट्टी के मनके मिले, वेलनाकार मोहरे, सिलवट्टा मिला। लोथल से बंदरगाह, चावल और बाजरे। अब देखिए चावल और बाजरे के साथ साक्ष्य कहाँ से, लोथल से मिले हैं। अभी हमने देखा था हड़प्पा से किसी और चीज के साक्ष्य मिले, उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है। फारस की मोहरे मिली, 3 युगल समाधियां, यहाँ पर एक साथ 3 जो समाधियां हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया। धान की भूसी, मन का उद्योग का साक्ष्य, दिशा मापक यंत्र, बनावली से जौ, हल्की आकृति, मिट्टी के खिलौने, तांबे के वाड़ाग्र इत्यादि मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इसमें पूछा गया प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज, ये आपका आईएएस में भी प्रश्न आया है यूपीएससी में, कि लोथल के सामने जुते हुए खेत, कालीबंगा के सामने गोदीवाड़ा, धौलावीरा के सामने पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, वनावली के सामने हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। तो इसमें देखिए इस तरह से मैच, अब दिखेगा तो नहीं, मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार से आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको साक्ष्यों के साथ समझा रही हूँ, मैं भी साक्ष्य ही दे रही हूँ आपको। ठीक है। तो अब उससे इसके साथ इसके ज़्यादा क्या ही आपको बताऊँ। अब कुछ प्रमुख स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, मैच द फॉलोइंग या इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। एक नज़र इन पर थोड़ा डालिए। प्रमुख स्थल यहाँ पर दिए गए, उनकी कुछ नदियों के नाम, जैसे हड़प्पा जो है स्थल जो है वो रावी नदी के, रावी नदियों के नाम उनके वहाँ पर रावी नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, चनुदड़ो सिंधु नदी पर है। ठीक है। इसके बाद कालीबंगा घग्गर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुरा रोपड़ जो है सतलज, और लोथल भोगवा और भोगवा, आलमगीरपुर हिंडन, और बनावली आपका सरस्वती। इनके उत्खननकर्ता कौन है। ठीक है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो के राखालाल दास बनर्जी, अर्नेस्ट मौके। चनुदड़ो के, इसके बाद कालीबंगा का बीवी लाल और बी के थापर। इनके प्रेजेंट स्थान यहाँ पर है, आप इसको साथ साथ में देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोटदीजी जो है आपका फजल अहमद खान के द्वारा इसको खोज उत्खननकर्ता इसके रहे हैं। रंगपुर है RASR राव के द्वारा। इसके बाद बनावली, यहाँ पर इनके इस प्रकार से नाम दिए गए और प्लेस ये दिए गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, समझ आ सके। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। आइए फटाफट से हम वैदिक सभ्यता को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता में वेदों की रचना, वेदों का मतलब क्या होता है, ज्ञान से समझा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप देखें कई जो हमारे जो वेद हैं, यहाँ जो 4 प्रकार के यहाँ पर वेद दिए गए हैं उनको समझेंगे। यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है। किस वैदिक काल को 2 भागों में किस में बांटा गया है, ऋग्वैदिक
वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब हम ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे इस काल में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई, इसी कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से नगरों के होने के भी साक्ष्य मिले, किस प्रकार से ग्रिड व्यवस्था को बनाकर, जैसे चंडीगढ़ जैसे जो आज राज्य हैं उनके बेसिस पे उनको बनाया गया, नालियों को ढकना, और किस प्रकार से जो दोनों तरफ से जो ओपन गेट है उनको रखा गया, इस प्रकार से नगरीय सभ्यता कहा गया। लेकिन वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा गया। इनका प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर पशुपालन था। और आप देखेंगे यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व में बोग जकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ? वोग जकोई एशिया माइनर के अभिलेखों में, ठीक है। ऋग्वैदिक की अनेक बातें ईरानी भाषा में प्राचीनतम धर अवेस्ता से मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि आर्य ईरान से होकर आए हैं। कैसे पता चला कि आर्य ईरान से? क्योंकि उनकी लिपि जो थी वो इस प्रकार से थी जिससे उनके वहाँ के होने का, वहाँ से आने के साक्ष्य पता चलते हैं, उनके उसको प्रूफ करते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश में मिलता है, और जो 7 नदियों का क्षेत्र है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक है। ये पूछे गए प्रश्नों के स्टेटमेंट से भी आपसे यहाँ पर लाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आर्यों का मूल निवास के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार हैं। जैसे कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो क्या कहते हैं कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और ये पूछे गए प्रश्नों में से है। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वाकई इनको पूछा गया है। तो अगर आप इनको सही ढंग से नहीं देखेंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको देख लेती हूँ। यहाँ पर और भी चीज़ें बता, जैसे कि ये क्लासिकी संस्कृति में जो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? वो होता है उत्तम व्यक्ति। ये प्रश्न पूछा गया। ये आपका यूपीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो श्रेष्ठ वंश को करता है, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों से बना नाम त्रयी है। ये आपका यूपीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आर्य के मूल निवासी को उत्तरी ध्रुव से बताया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बताया, नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस से बताया, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बैक्टीरिया से बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक संहिता से 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद से ही मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इस काल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी, सिंधु नदी को बताया गया ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। जबकि सबसे पवित्र नदी अगर देखा जाए तो सरस्वती को माना गया, जिसको अभी हम विलुप्त प्राय देखते हैं, जिससे नदीमता भी कहा गया। तो सरस्वती नदी को उस टाइम नदीतमा, माफी चाहती हूँ, नदीतमा कहा गया। और ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार ध्यान रखना है, इससे पूछा है ये प्रश्न, मुझे अच्छे से याद है ये प्रश्न पूछा गया है। अब ईयर तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, ठीक है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रश्न पूछता है पीसीएस, याद रखिएगा। तो अगर फैक्ट से निगाह चूकेगी तो आप गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। ऋग्वेद में, अब यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत को जो है यहाँ पर मूजवंत कहकर पुकारा गया। ऋग्वेद की कालीन उस समय की जो नदियां हैं वो कौन थी और जिनका नाम अब बदलकर, जिनका नाम अब चेंज होके ये हो गया है। इसको भी देख लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, अभी मैं देखती हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि परुषणी, जिसका नाम रावी है, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, जिनको नाम बदलकर अभी प्रेजेंट टाइम में ये नाम है उनके, विपाशा, व्यास, कुंभा, काबुल, सदा, नीरा, गंडक, कुर्मु, कुर्रम, सिंधु, इंडस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर आगे कुछ है इससे रिलेटेड, देखिए यहाँ आते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऋग्वैदिक का सामाजिक जीवन। अगर देखें तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि मातृ देवी इत्यादि की मूर्ति मिली, जिससे साक्ष्य से पता चलता। लेकिन ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार जो है वो गोत्र था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी इस समय पे, जिसका मुखिया कुलप कहा जाता। मुखिया कौन कहा जाता था? कुलप। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसके लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये आया गया प्रश्न है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से उत्पन्न किए गए हैं। स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर ठीक थी, लेकिन यज्ञ में भाग लेती थी, बाल विवाह होता था, सती प्रथा बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हो सकता है वो आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले कि इन सारी चीजों का जो है वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में इन सारी चीज़ों का जो है प्रचलन देखने को मिलता था, नहीं मिलता था। विधवा विवाह की देखिए अब यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार बात क्या है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ की जो स्थिति थी, जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, यज्ञ में भाग लेती थी, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इनका प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। ये जो है कॉन्ट्राडक्टरी है, तो पता चले वहाँ पर आप दिक्कत कर सकते हैं। तो भूलना नहीं है कि वहाँ पर बाल विवाह का जो प्रचलन है वो तो वहाँ पर नहीं था, सती प्रथा का भी नहीं था, पर्दा प्रथा का नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन वहाँ पर उपस्थित था। यहाँ पर दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अब नियोग की प्रथा प्रचलित भी थी यहाँ पर। ऋग्वेद की राजनीतिक और धार्मिक जीवन की इत्यादि की बात करें तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। जैसे ऋग्वैदिक लोग जो कबीलों में विभाजित, कबीलों के राजा को गोप कहा जाता था, कबीलों के राजा को गोप कहते थे। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था, राजा, पुरोहित, विष्पति, ग्रामीणी, कुलप, इस प्रकार से इनका जो था स्वरूप था। ठीक है, राजतंत्र शासन प्रणाली यहाँ पर मौजूद थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, राजा का यहाँ पर पूरा है जो शासन हुआ करता था। और देववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये भी पूछ सकते हैं आपसे वन लाइन में। ऋग्वेद में इंद्र को पुरदर कहा जाता था। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, जबकि सैंधव सभ्यता में था। ठीक है, इस सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में नहीं, इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है हमें। क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इसमें कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने की, ऋग्वैदिक राजनीतिक धार्मिक जीवन में हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए वैदिक कालीन जो प्रमुख शब्दावलियाँ, उनके कुछ अर्थ है, थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे अघन्या गाय को कहा जाता था, यव जौ को कहा जाता था, गोधुम गेहूं को कहा जाता था, वृषभ बैल को, करीश जो है गोबर की खाद को, अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेद है, उनके उपवेद हैं और कुछ पुरोहित के यहाँ पर बताया गया। ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। और इनके पुरोहित कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के होर्त, यजुर्वेद के वरयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्म। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में। ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? ऋग्वेद की रचना आपके ऋग्वैदिक काल में, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस को याद रखिएगा। 10 मंडल है, 128 सूक्त है ऋग्वेद में। पहला और 10वां मंडल नया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया। इसका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलता है। नॉर्मली पता भी होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। किसने लिखा था इसको? विश्वामित्र ने लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर स्थित है। सुदास और दास जनों के मध्य लड़ा गया था। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए इसको समझिए। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। और जवालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख। बृहस्पति को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। इनकी लिपि को पढ़ी जा सका है। भाई ऑब्वियसली बात है, वहां पर ज्ञान की बात करा, इसका मतलब ही वही होता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, याद रखना। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर वैदिक कालीन संहिता की अगर बात करें तो वेद, ब्राह्मण, आर्यक उनके उपनिषद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लेना है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। कहिए तो हम यहाँ पर देखिए, अब जैसे ऋग्वेद ये यहाँ पर दिया गया है, जैसे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिस सूची 1 में ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखा है। सूची 2 में गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय और पंचविश। अब देखिए यहाँ पर वही सारी चीजें गई, कौन सा वेद से कौन से ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद हैं, यही यहाँ पर पूछा। और बहुत बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाती हूँ। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से जो है यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को यहाँ पर उल्लेखन इनका मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इस काल में लोहे के उपयोग की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, लोहे के उपयोग की शुरुआत देखने को मिलती है यहाँ पर।
इस काल का मुख्य स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि इसके प्रमुख है। इस काल का भौगोलिक विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली, गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। धीरे धीरे अब देखिए जैसे जैसे आगे समाज बढ़ता चलेगा थोड़ी सी उसमें कठोरता, हार्डनेस दिखाई देने लगती है। जैसे समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इस काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई। अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, वो यज्ञ यापन वगैरह भी कर लेती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते आते स्त्रियों की दशा जो है गिरावट आने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। समाज पितृ सत्तात्मक हो गया। सबसे पहले जावा लोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। किसमें? जावा लोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रम कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मिलते हैं इसके अंतर्गत। इसमें पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र शब्द का उदय इस काल में पहली बार है। तो राष्ट्र शब्द का उदय पहली बार कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक भी दिए गए हैं। इसमें इस काल में पशुपालन की जगह कृषि को बनाया गया। लोहे के से बने उपकरणों का प्रयोग कृषि में किया गया। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का महत्व मिलता है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म पूछा गया। स्टेटमेंट में से है कि सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो हो सकता है पूछ लें। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और षड दर्शन का बीजारोपण भी यही देखने को मिलता है। अब इनके कुछ दर्शन है, उनके प्रवर्तक है। जैसे चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक है। योग के जो प्रवर्तक है वो पतंजलि, हम सबको पता ही है। सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। न्याय के प्रवर्तक गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के वादरायण है। वैशेषिक के कणाद है। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि मैडम मुझसे ये प्रश्न छूट गया है, क्योंकि ये प्रश्न छूटने की संभावना बहुत शून्य होनी चाहिए, क्योंकि इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद कुछ इसमें बचता है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं अभी वैदिक नदियों के देखिए नाम दे, कुंभा, गंडक, परुषणी, काबुल, सदा नीरा, राबी, सुतुद्री, सतलज अभी हमने पढ़ा। तो इसका राइट क्या है? वैदिक नाम और फिर आधुनिक नदियों के नाम पे दे देगा। कुंभा को काबुल कहते हैं, परुषणी को रावी कहते हैं, सदा नीरा को गंडक कहते हैं, शतुद्री को सतलज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेदांग की बात करते हैं तो ये गद्य भाषा में लिखे गए हैं। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आर्ष विवाह क्या है? कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य के दौरान एक गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह होता है। इसका मतलब समझ लेना कि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। प्रजाति विवाह क्या है? वर जो है, ग्रूम जो लड़का है, वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांगकर विवाह करता है। असुर विवाह क्या है? कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या को बेच दिया जाता है। असुर विवाह क्या है? कन्या के पिता के द्वारा, जो लड़की के फादर है, वो धन के बदले में कन्या को बेच देते हैं। ठीक है, गांधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह होता है। पैशाच विवाह, विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके उसका विवाह करना। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली थी। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें समझने का प्रयास करना है क्या चीजें हैं। आइए उसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आर्य समाज के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ, जिससे महाजनपदों का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट है, महाजनपद के बारे में देखते हैं। इनकी कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम हाईलाइट कर देते हैं पहले ही। देखिए, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर, ठीक है, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा था? भगवती सूत्र में मिलता है। किसका? महाजनपदों की कुल संख्या के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपद में अश्मक एक ही ऐसा है जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाजनपदों में राजतंत्र व्यवस्था थी। वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। ठीक है, वैशाली की लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। ध्यान रखना, वैशाली का लिच्छवी जो गणराज्य है वो प्रथम गणराज्य माना जाता है। ये वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो जो इंपॉर्टेंट है वो उसको पढ़ लेना। चलिए
आगे बढ़ते, 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे। क्लियर है? इसके बाद प्रमुख महाजनपद देखा जाए तो काशी में उसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। सबसे शक्तिशाली राजा यहाँ पर कौन थे? ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी अयोध्या थी। अंग कौन थे? राजधानी इनकी चंपा थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह है, पूछा गया प्रश्न है। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को ही माना जाता है। बज्जी राजधानी वैशाली में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चेदी की राजधानी शुक्तिमती है। वत्स की राजधानी कौशंबी है यहाँ पर। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आना, उत्तर वैदिक काल। यस, समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा और क्या पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वहीं से सारी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए। इन महाजनपदों में तंत्रात्मक व्यवस्था थी, मैंने बताया। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। शूरसेन की राजधानी मथुरा है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुर था। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी राजपुर है। बुद्ध के समय पे जो गणतंत्र था वो देख लेते हैं। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार से कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक है, सुमारा के भग, अलकप के बुली, केस पुत्र के कलाम, ये आप एक बार देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे शक्तिशाली गणराज्य अगर बात की जाए तो वैशाली के लिच्छवी थे, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा ये स्क्रॉल हो जाता है कभी कभी। देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की अगर बात करें तो ये सबसे प्राचीन भारत का महाजनपद है। मगध अभी हमने पढ़ा था ना, मगध का जो साम्राज्य है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बन जाता है यहाँ से। इसकी स्थिति मूलतः आपको बिहार में देखने को मिलती है। आधुनिक पटना और गया में भी शामिल है। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इंपॉर्टेंट है। उसका लोकेशन, भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। मगध के उत्कर्ष में कुछ महत्वपूर्ण, उनके उत्पन्न होने में, उत्कर्ष में, उसके बड़े होने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे विस्तृत उपजाऊ मैदान। क्यों मगध इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मैदान मिल जाते हैं। कृषि में लोहे और नवीनतम न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। वन क्षेत्र, खनिज संसाधनों की उपलब्धता यहाँ पर देखने को मिलती है। मगध राज्य ने तत्कालीन, आप देखेंगे कि राज्य कौशल और वत्स अवंती को मिलाकर इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मगध राज के इतिहास में भारत के इतिहास का नया युग शुरू है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर ऊपर चल के देखें तो बिंबिसार, इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, इसके बाद इसकी पहली पत्नी महाकोसला, जो कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। बिंबिसार के ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। ठीक है, इसके साथ आप देखते हैं इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार की मृत्यु जो है किसने की थी? इसी के ही खुद के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। ठीक है, खुद के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी मृत्यु जो है इसको मार दिया था। अजातशत्रु, इसका उपनाम क्या? कुड़िक था। अब अजातशत्रु कौन? बिंबिसार का पुत्र है, उसका नाम अजातशत्रु है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसका नाम कुड़िक है। जैन धर्म को मानता है उसको। इसने लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। इसके समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अंतर्गत हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित को हराकर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। मतलब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की जो मृत्यु है वो अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की मृत्यु उसके ही पुत्र सेम उदयन ने कर दी थी। ठीक है, अब उदयन के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश का राजा उदयन ने गंगा और सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नागर की स्थापना की। उसे अपनी राजधानी के रूप में भी यहाँ पर बनाया था। उदयन कौन? अजातशत्रु का जो है पुत्र है। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ठीक है, अब प्रमुख राज्य के कुछ प्रमुख वंश जैसे हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके अंतिम राजा उदयन पुत्र ही था जो नागद शासक था। शिशुनाग वंश यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। शिशुनाग वंश की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये इसका संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और ये हर्यक वंश में अमात्य था। शिशुनाग के बारे में देख लीजिए। कालाशोक के बारे में अगर बात की जाए तो इसका अन्य नाम काकवर्ण मिलता है। इसे पुनः पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। इस समय द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन वैशाली में हुआ था, ध्यान रखना है। नंद वंश के समय में इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। इनके टाइम पीरियड नाम के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर इसको टिक लगाया था आपको बताने के लिए, देख लेती हूँ। अगर ये मिल जाता है तो मैं बता ही देती हूँ आपको। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि साथ में घटना चक्र को रखकर पढ़ेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट होती चलेंगी, तो आपको ना भटकना नहीं पड़ेगा चीज़ों में। ठीक है,
चीज़ों में भटकना नहीं पड़ेगा आपको। एक सेकंड में देख लेती हूँ। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है इसमें, ठीक है। अब जैसे वंश का नाम, राजा का नाम, शासनकाल, इस प्रकार से पूछे गए प्रश्नों में से हैं ये, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर यूपीपीएससी की बात अगर करी जाए तो लंबे चौड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप उसे देखिएगा। चलिए ठीक है, आप उसको देख लेना इसमें, ठीक है। नंद वंश के इसमें इत्यादि को थोड़ा सा घनानंद, फिर इनका सीरीज, इनका मेन क्या चीज सीरीज है कि ये कब कब कौन सीरीज में आए थे, इनको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, क्या उपाधि मिली, थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की इत्यादि की बात की जाए यहाँ पर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। जैसे कि मौर्य वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत, मौर्य समाज को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ हद तक कवर कर लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई हो। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि चीज़ों को यहाँ पर अगर रिवाइज करना है, सिर्फ कानों में ईयरफोन लगाइए, ऑडियो फॉर्म में इसको सुनने का प्रयास करिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ घटना चक्र, हिस्ट्री का जो घटना चक्र है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, उसको ज़रूर साथ में रखिए। फिर अब मेरी इस सीरीज़ को देखिए मज़ा आएगा। आप देखेंगे कि कितने प्रश्न इससे फंस रहे हैं, नहीं फंसेगा गारंटी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये सीरीज़ कल फिर आपको दोपहर को 2 बजे मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।